नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करुण कुमार। हम न्यूज इंडिया के लोग इस सीरीज के तहत हम आपको अपने तमाम साथियों से लगातार मिलवाते हैं और जो स्क्रीन पर है या फिर स्क्रीन के पीछे है, जो एक साथ काम कर कर जो प्रोडक्ट सामने लाते हैं वो किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में हम बताते हैं। लेकिन जो स्क्रीन पर आपके सामने खबरों को पहुंचाते हैं उन्हें तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और ऐसी ही एक शख्सियत से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनकी दुनिया मुरीद है, जो धमकियों से नहीं डरती, कोई घर पे आकर बंदूक तान दे तो भी नहीं डरती, अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है और जिनके अंदाज पर पूरी दुनिया है फिदा, वो है निदा अहमद हमारे साथ है। निदा, बहुत बहुत स्वागत। जरा बताइए कि किस तरीके से आपने अपने सफर की शुरुआत की थी बचपन में और पत्रकारिता को लेकर आपका झुकाव कब से शुरू हुआ, लेकिन संभल आप वहां से आती हैं, संभल कर रहने के लिए कहा गया था क्या? नमस्कार, मैं निदा अहमद। हम न्यूज इंडिया के लोग, तो अब जब मेरी फाइनली एंट्री हो चुकी है फेसबुक लाइव में, तो जाहिर सी बात है कि जैसे बाकी और साथियों का हमने इंटरव्यू लिया, आप तक बात पहुंचाई, तो आज ऐसे में मेरे जीवन को जानना भी बेहद जरूरी है कि मेरी जिंदगी में कौन कौन सी चुनौतियां रही या फिर असल में निदा है क्या। सबसे बड़ा सवाल ये है। तो जो मेरी जो स्कूलिंग हुई संभल जिला, उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है संभल, लेकिन जिस वक्त हम वहां रहते थे तो वो दौर ऐसा था कि खासतौर पर अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूं तो वहां पर हमें करुण जी परमिशन नहीं थी कि हम लड़कों के साथ पढ़ाई कर सकें, हम लड़कों के साथ खेल सकें या हम लड़कों के साथ उठ बैठ सकें। और यही वजह थी कि शुरू से लेकर आखिर तक 12th तक मैंने सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के स्कूल में अपनी सारी तालीम हासिल की, सारी शिक्षा वहां से ली, क्योंकि परमिशन नहीं थी अब्बू जी की तरफ से। फिर ऊपर से जो घर का माहौल था वो थोड़ा, दादा जो थे वो सियासत में बहुत ज्यादा रहते थे, दादा का बहुत रौब था पूरे इलाके में। आज भी जरीफ चेयरमैन के नाम से अगर आप जाएंगे और वहां पूछेंगे तो कोई भी सीधा आपको पकड़ेगा हाथ और हमारी कोठी पे पहुंचा देगा कि जरीफ चेयरमैन का घर ये है। लगातार 25 साल तक चेयरमैन रहे वो संभल जिले के, क्योंकि उनको कोई हटाने वाला नहीं था और वो लोगों के इतने काम आते थे कि कोई भी उनको हटाना चाहता ही नहीं था। और इसीलिए तो चाहते हो कि हमारी जो घर की लड़की है वो तो पूरी तरीके से ऐसे ही घर में ही रहे। बिल्कुल, कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे किसी को उंगली उठाने का मौका मिले या डर कह लीजिए या उस वक्त का माहौल आशंका कह लीजिए, हाँ जो भी कह लीजिए। तो इस लिहाज से बहुत ज्यादा पाबंदियों में रखा जाता था। पाबंदियां ऐसी कि फादर मेरे टीचर थे, तो न्यूज़पेपर का, खबरें पढ़ने का तो शौक था उन्हें, लेकिन घर में टीवी नहीं रखते थे। टीवी नहीं था घर में, क्योंकि हम 2 बहनें हैं, मेरी एक सिस्टर और है बड़ी मेरे से, तो घर में टीवी नहीं था। इसके पीछे रीजन था कि घर में लड़कियां हैं, टीवी पे कब क्या आ जाता है, कौन सा ऐड आ जाता है पता नहीं चलता, तो लड़कियों की नजर उन पर नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर जो आता था घर में, वो न्यूज़पेपर भी, जो मेरे फादर हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर घर में लेकर आते थे। उस वक्त न्यूज़पेपर के साथ एक अलग से पेपर आता था ऐड होकर, रंगायन नाम से, और उस रंगायन में बॉलीवुड की जो हीरोइंस होती हैं उनके फोटोज होते थे। अब वो फोटो सब तरीके के होते थे, तो उन फोटोज पर नजर लड़कियों की ना पड़े, इसलिए मेरे फादर उस पेपर को अलग निकाल के न्यूज़पेपर वाले को वापस दे आते। माँ बाप बहुत ज्यादा जागरूक रहते थे इस मामले में कि हमारे बेटे बेटियों की नजर ऐसी तस्वीरों पे ना पड़े। जी, तो वो वापस कराते थे, क्योंकि घर में 2 लड़कियां थी। घर में जाने की परमिशन, मतलब घर में ऊपर छत पे जाने की परमिशन हमें नहीं थी, दरवाजे पे खड़े होने की परमिशन हमें नहीं थी, और ऊपर से अगर किसी के यहाँ, चाहे दादी नानी के यहाँ कोई भी फंक्शन है, मैरिज फंक्शन है, सारे कजिन्स इकट्ठा होते हैं, हमारा भी मन करता था हम लोगों के साथ रुके, हर फंक्शन अटेंड करें, लेकिन नहीं, मजाल नहीं थी कि हम रात को कहीं पर नाइट स्टे कर लें। मम्मी के साथ सख्त ऑर्डर था कि आपको जाना है मम्मी के साथ और तुरंत वापस आ जाना है। अब हम और भी इस कहानी को आगे हम जानेंगे, सफर जबरदस्त है। लेकिन एक जो लोग पाकिस्तान की तरफ से जो धमकी मिलती है, आपको मिली और मिलती रही काफी, उसके बारे में बता दें, फिर हम वापस फ्लैशबैक में चलेंगे। वो बात क्या थी? उसके बारे में वजह यही थी कि एक तो मैं मुस्लिम, दूसरा नाम निदा अहमद। अगर निदा अहमद ऐसा कुछ करती है तो जाहिर सी बात है कि निदा अहमद को सच नहीं कहने देना है आपको। निदा अहमद अगर किसी के खिलाफ आवाज उठाती है तो आपको उसको दबाना है। मतलब आज भी कोशिशें, इतने संघर्ष के बाद यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, लेकिन आज भी कोशिशें लगातार मुझे दबाने की जाती है। और लेकिन लोग भूल जाते हैं कि निदा अहमद के लिए सबसे पहले उसका देश है, उसका मुल्क है, उसका वतन है, उसके लिए वो जी जान लगा देगी। चाहे आप लोगों की नाराजगी झेलनी पड़े, चाहे आप लोग मुझे काफिर कह दे, आप लोग मुझे कहें कि इस्लाम से बेदखल कर देना चाहिए, तो माफ कीजिएगा, आप लोग तय नहीं करेंगे कि मेरा धर्म मुझे क्या सिखाता है, क्योंकि सबसे पहले निदा अहमद के लिए देश है, और वो देश की राह में और देश के लिए जो भी उससे बन पड़ेगा वो आखिरी सांस तक करेगी। और न्यूज इंडिया में भी ऐसे ही तेवर दिखाई पड़ते रहेंगे, ये हम यहाँ से
से आपको यकीन दिलाते हैं निदा अपने पुराने अंदाज में, और हम लोग सभी जो सच है वो सच आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप यहां पर आश्वस्त रह सकते हैं। चलिए निदा, को जो इस तरह की धमकियां आई, आपको लगता था कि विचलित करने की ये कोशिश कहीं ना कहीं जो आप बचपन में एक संकल्प लेकर आगे बढ़ी उसको और मजबूत करती हुई दिखाई पड़ी? नहीं, मुझे तो उन चुनौतियों को जब मैंने उनका सामना किया तो मुझे उस वक्त कोई नहीं बचा था जिसने ये नहीं कहा हो कि धमकियां, यहाँ तक ऐसी वैसी धमकियां नहीं दी। घर पे कॉल करके बोला जाता है कि बेटी को घर बैठा लो वरना उसका गला काट के भेज देंगे, बेटी को बोलो कि वो माफी मांगे, बेटी को बोलो कि वो वीडियो डिलीट करे, और यहाँ तक के सीधा सीधा मतलब मुझे ये तक धमकी दी गई कि दिल्ली में रहती है, क्योंकि जाहिर सी बात है फिल्म सिटी हम सबका अड्डा है, यही हम लोग आते जाते हैं, दिल्ली में रहती है, एड्रेस पता है, किस चैनल में काम करती है ये भी पता है, उठवा लेंगे और चलती बस में रेप कर देंगे। यहाँ तक की धमकी, मतलब इसे कहा जाएगा कि आप अभिव्यक्ति की आजादी की बात कह के सोशल मीडिया पे तूफान मचाते हो और यहाँ पर इस तरह की बातें लोगों को करते हुए शर्म नहीं आती। लेकिन भले ही चाहे कितनी धमकियां मिली, डराया गया, धमकाया गया, हर मुमकिन मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मैं निदा अहमद तब भी वैसी थी, आज भी वैसी हूँ और आगे भी वैसी ही रहूंगी, क्योंकि मैं ना डरूंगी, ना मैं थकूंगी, ना मैं रुकूंगी और ना मैं चुपकर घर में बैठूंगी। अपनी आवाज ऐसी ही बुलंद करती रहूंगी। ऐसी आवाज बुलंद करती रहेंगी। लेकिन ये आवाज बुलंद करने की तरफ आप बढ़ी कैसे? क्योंकि आपको तो घर में रखा गया था। हाँ। स्कूली शुरू से मन में लगातार एक सवालों का सिलसिला, कहते हैं कि पत्रकार की आदत होती है, पत्रकार की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो सवाल करता है, और ये सवाल मेरे मन में शुरू से, जब घर का माहौल देखा या सिस्टर के मेरे मिजाज में बहुत फर्क है। घर में भी सवाल किया आपने? बहुत ज्यादा। घर में सवाल इतने कि हर रिश्तेदार से सवाल करती थी, मम्मी से, अब्बू से सवाल करती थी, जब रोका जाता था चीजों को, नहीं आप ऐसा क्यों नहीं करने दे रहे, नहीं मैं ये क्यों नहीं करूं, नहीं मुझे करना है। और यही वजह भी थी कि उस वक्त जो जितने रिलेटिव थे, जितने रिश्तेदार थे, सबने मम्मी अबू को भी सुनाना शुरू कर दिया कि बेटी को मुंह पे चढ़ा रखा है, बेटी जवाब देती है, किसी की इज्जत नहीं करती। उन्हें मेरे सवाल करना लगता था कि मैं बदतमीजी कर रही हूँ। 21वीं सदी की बेटी को लेकर भी ऐसा? हाँ, उनके मन में ये चीज रहती थी कि नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सही सीख नहीं दी। लेकिन मेरे मन में जो सवाल थे वो था लड़कियों की पाबंदी के खिलाफ थे। मेरे मन में जो सवाल थे वो ये थे कि जो लड़के कर सकते वो हम क्यों नहीं कर सकते। मेरे मन में जो सवाल थे वो ये थे कि आप लड़की को तो अच्छी स्कूल में पढ़ाई करा रहे हो, उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप भेज रहे हो, लेकिन आपकी लड़की सिर्फ गर्ल्स इंटर कॉलेज में जाएगी, हिंदी मीडियम में जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक फर्क बांट रखा था कि लड़के को आप अच्छे से पढ़ाओगे लिखाओगे, लड़की को क्या, वहां की सोच क्या थी कि लड़की करेगी क्या पढ़ लिख के, उसको करना सिर्फ चूल्हा है जलाना, चूल्हा है उसे झाड़ू पोछा करना है, मतलब उसके कदम सीमित रह जाए किचन तक, बस किचन से बाहर ना आ जाए। इतनी। उसके बाद फिर आपने क्या किया? 12th तक जैसे तैसे करके पढ़ाई की। हालांकि 12th तक भी, क्योंकि फादर टीचर थे, शायद उनको समझ में आया कि नहीं बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, वरना मेरी यहाँ की लड़कियां 12th भी नहीं कर पाती थी उस वक्त में। लेकिन मेरे फादर और थोड़ी मम्मी भी एजुकेटेड थी, तो उन्होंने को लगा कि नहीं हम पढ़ाएंगे। तो 12th तक तो जैसे तैसे करके मुझे मेरी सिस्टर को पढ़ाया गया आगे। 12th के बाद शादी कर दी गई बहुत कम उम्र में। 12th के बाद ही शादी? 12th के बाद ही शादी। अब जब शादी हो जाती है और लड़की दूसरे घर में, इसे भी एक तरीके से कहे कि बंधन में बांधने की पूरी कोशिश की। वही जी। अब जब लड़की की शादी हो जाती है, दूसरे घर में हो जाती है, वहां जाकर के अपने मिजाज को चेंज करना, वहां के लोगों का मिजाज समझना और वहां के लोगों के हिसाब से खुद को ढालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल। आप पहले तो मैके वालों को समझा रहे थे, अब आपको ससुराल वालों को भी समझाना पड़ेगा। अब इस बीच में यही संघर्ष करते करते और यही सवाल मेरे मन में हर वक्त रहता था, सोते उठते बैठते, कि मैं करना क्या चाहती थी और मैं कहाँ आ गई, या मैं जहां हूँ सही हूँ या गलत हूँ। फैसला नहीं कर पाती थी क्योंकि सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस बीच एक बेटे को जन्म दिया, माँ की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई। अब जब माँ की जिम्मेदारी कंधों पर आ गई, तब फिर यह हुआ कि जब मैं अपने आप को कोई रास्ता नहीं दे पाई, मैं अपने आप को ज्यादा शिक्षित नहीं कर पाई, मैं अपने आप को कुछ काबिल नहीं बना पाई समाज में, तो मैं अपनी बच्चों को क्या सिखाऊंगी। पति से बात होती थी कुछ अपने जो अंदर, उनको तब तक मैंने कुछ जाहिर नहीं किया था। लेकिन जब एक बेटा हो गया तो मैं दिन रात परेशान रहती, सवाल मन में वही के वही थे कि मुझे क्यों, मैं क्यों घर में कैद हो गई। फिर एक दिन बातों बातों में पति के सामने, अपने शौहर के सामने अपनी इच्छा जाहिर की कि आगे बढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने पहली बार कहा? जब मैंने कहा तो उन्होंने स्माइल करके मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा, इसके साथ आपको लग रहा होगा कि क्या कही गई है। हाँ बेटे, लेकिन हिम्मत की मैंने, क्योंकि शुरू से ये हिम्मत रहती थी कि अगर अपने लिए मुझे कुछ कहना है तो मैं कहना पड़ेगा। हाँ, कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि खुद ही करना पड़ेगा आपको, कोई नहीं कहेगा। तो उनका पहला रिएक्शन था, क्योंकि बेटा मेरी गोद में था उस टाइम जब मैंने उनसे ये बात की, तो वो हंसे और मुस्कुरा के बेटे को देखा और कहा, इसके साथ 1 साल का बेटा, इसके साथ। तो मैं भी उन्हीं के अंदाज में मुस्कुराई। मैंने कहा शिकायत का मौका नहीं दूंगी, हर जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगी। क्या बात है।
मैंने कहा घर भी निभाऊंगी, बच्चे को भी देखूंगी, आपकी भी जो जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा करूंगी, लेकिन मुझे जो लगता है बस आप उसमें मेरा साथ दीजिए, आप मेरी जरूरत पूरा कीजिए। मैं पढ़ना चाहती हूँ, समाज का हिस्सा बनना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। वेरी नाइस। तो इस समय आप कहाँ थी जब इस समय दिल्ली में। दिल्ली में आ गई थी? दिल्ली में आ गई। अच्छा, तो वहीं से फिर आगे आपने फिर वहीं से अब वो असली संघर्ष यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि उस वक्त सिर्फ जो कोशिश थी घर वालों को समझाने की होती थी, यहाँ पर अब ससुराल का भी एक पार्ट जुड़ चुका था मेरी लाइफ से। उन लोगों को समझाना इतना मुश्किल, जब रजा ने घर में जिक्र किया इस बात का, जाहिर सी बात है किसी की बेटी, अब मैं उनकी बहू थी उस खानदान की, तो जब बहू बाहर निकलना चाहती, पढ़ना चाहती है, तो मम्मी पापा से पूछना बनता था। रजा ने घर में जिक्र किया इस बात का, मेरे शौहर ने ना, सीधी ना। उस वक्त सवाल ये था कि भाई क्यों, अब क्या करना है, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि शादी होगी, बच्चा होगी, जिंदगी खत्म, अब क्यों पढ़ना है दोबारा, अब क्या करना है ऐसा। लेकिन इस बात को 2-3 दिन गुजरे घर में, जब रजा ने देखा कि नहीं मेरा पूरा है, कि मैं करना चाहती हूँ, मैंने उनसे दोबारा नहीं पूछा, लेकिन उन्होंने मेरे मूड से अंदाजा लगाया, ये जिस बात से भी लगाया कि निराश है, नर्वस है, या फिर ये मायूसी इसके हाथ लग रही है कि नहीं करना चाहती है और करने दिया। रजा ने मुझसे 2 दिन बाद पूछा कि निदा फाइनल फैसला यही है? मैंने भी तुरंत कहा यही है। अब वो मेरा गुस्सा कह मौका नहीं चूको यहाँ पर, क्योंकि अगर आप बैकफुट पे होते तो फिर आप पीछे, क्योंकि अगर मैं उस वक्त शायद ये सोचती क्या कहूँ या रुकूं या नुकूं, तो मैंने कहा यही है। लेकिन अच्छी बात सबसे ये रही कि सबसे आगे बढ़ के, सबसे फाइट करके मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया। उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, अपने घर में भी ये कहा कि निदा नहीं, मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि वो आगे कुछ बने। तो ऐसे शौहर भी है, तो कहा जाता है कि महिलाएं जो है वो बेटर हाफ होती हैं। आप शौहर को कहेंगे पुरुष भी होते हैं बेटर हाफ हो सकते हैं। मेरी यहाँ तक आज जो भी पहुंची इसका सारा श्रेय एक पुरुष को भी होते हैं बेटर हाफ। यहाँ पर पुरुषों को बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। वो पीछे, जैसे हर के पुरुष की कामयाबी के पीछे महिला का हाथ होता है कहा जाता है, वैसे ही महिलाओं की कामयाबी के पीछे पुरुष का हाथ होता है। ये आप यहाँ एडमिट कर रही है ना, आगे आप और इसे आगे तक करती रहूंगी। चलिए इसके बाद, लेकिन उसके बाद असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब ठीक है मैं निकली, मैंने मास कम्युनिकेशन वगैरह किया, सब कुछ एक बेटे के बाद आगे पढ़ाई स्टार्ट कर दी, तो किया मैंने सब कुछ। लेकिन जब जॉब की बात आती है, पढ़ने के बाद जॉब की बात आती है, तो इस पे भी घर वालों को ऑब्जेक्शन कि ठीक है पढ़ाई तक तो ठीक था, लेकिन जॉब क्यों करनी। मेरे मायके में सवाल किया जाता कि हस्बैंड कमाता नहीं है क्या, पति की नौकरी नहीं है क्या, या घर में किसी बात की दिक्कत है क्या जो तुम्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। ससुराल से सवाल आता कि नहीं आज तक कोई बहू ने नौकरी की ही नहीं है, कोई बहू घर से बाहर निकली ही नहीं है, तो निदा कैसे कर सकती है। क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं उनका भी बहुत बड़ा रुतबा है, घर में सबसे बड़े हैं, तो उनकी ही पूरी मर्जी सब में चलती है वहां की लड़कियों के हर फैसले में। अब ऐसे में उनकी बहू अगर ये काम करने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि, और ऊपर से वो स्कूल वगैरह भी वहां चलाते, तो एक बहुत जिम्मेदारी है। 3 बार वो हज कर चुके हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी में उनकी, तब ऐसे में उनको मनाना ये भी एक बड़ी चुनौती थी। फिर दूसरी चीज ये, जैसे तैसे करके वो संघर्ष झेला, वापस आई। लेकिन जब वापसी की मैंने 2008 में एक क्राइम रिपोर्टर से मैंने शुरुआत की, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जब मैं रिपोर्टिंग पे निकल रही हूँ, फील्ड में जा रही हूँ और जुनून है कुछ करने का, तो मैं शलवार कमीज में सर में दुपट्टा रख के तो नहीं कर सकती थी, या मैं बुरखे में नहीं कर सकती थी। वहां पर ये भी कहा जाता था, एक्सपेक्टेशन था कि अगर जाओ तो कम से कम पूरी तरह से नहीं जाओ ही नहीं, परमिशन नहीं। अब ऑब्जेक्शन उठा मेरे कपड़ों पे कि मैं जीन्स क्यों पहनती हूँ, ऑब्जेक्शन उठा कि मैं टी शर्ट क्यों डालती हूँ, ऑब्जेक्शन उठा कि मैं बाहर क्यों ऐसे लड़कों से बात करती हूँ या मैं क्यों मिलती हूँ। लेकिन उस चीज को भी, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं पहन रही थी जिससे किसी को शर्मिंदा होना पड़े। साड़ी सबसे अच्छा लिबास एक महिला के लिए माना जाता है, पूरी उसमें वो ढक जाती है और बहुत अच्छा लिबास है लेडीज के लिए। साड़ी का ऑब्जेक्शन था कि मैं साड़ी क्यों पहनती हूँ। मतलब फिर उसके बाद जब दिखनी शुरू हुई, कुछ वीडियोस वगैरह आई, फिर से घर में बवाल होना शुरू हो गया कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है। कहीं कुछ कह रही हूँ, मेरा थोड़ा सा मिजाज रहा है बचपन से कि मुझे डांस करना पसंद है, आई लव डांस। मैं अगर कहीं थोड़ा सा म्यूजिक बजाए कुछ कर लिया, वो किसी ने देख लिया, उस पर ऑब्जेक्शन कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। और शुरू से रहे हैं कई और शौक, बताऊंगी मैं आपको, फिलहाल ये वाली जर्नी कंप्लीट कर देती हूँ। तो इसके बाद में भी कई बातों का वो ऑब्जेक्शन इतना बढ़ गया कि मुझे फिर से वापस घर में बैठना पड़ा। नहीं तो क्या ये ऐसा दबाव क्यों बनाया जाता है? ये तो तालिबानी मानसिकता है कि आप दरअसल वहाँ के बाहर नहीं निकले, तो अभी जो वहाँ पे किया जा रहा है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलना है। दरअसल क्या था कि वहाँ के लोगों को समाज की ज्यादा परवाह रहती है, और वो भी वो समाज जो आपके घर में आके कभी आपसे ये नहीं पूछता कि आपने 2 वक्त की रोटी खाई कि नहीं खाई। वो आपके अपने रिश्तेदार जो कभी आपकी परेशानी में आके खड़े नहीं होते कि आपके घर में क्या चल रहा है, रोजगार आपके बच्चे को मिला कि नहीं मिला, या 5 बच्चों का लालन पोषण कर रहे हो, उनको पढ़ा रहे हो लिखा रहे हो, तो आप कहाँ से कर रहे हो।
उन लोगों के लिए घर वाले अपने बच्चों को दबा कर रखते हैं। बिल्कुल, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। आपको उनकी फिक्र होती है माँ बापों को कि वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, वो रिश्तेदार क्या कहेगा। आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि अगर आप अपनी औलाद का गला घोट देंगे, अगर आप अपने बच्चे के अरमानों को दबा लेंगे तो फिर वो क्या कहेगा, वो क्या उसके कहेगा, ऊपर क्या बीतेगी। बिल्कुल। अगर कल को और कई बार ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि हम अपने समाज, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों की वजह से अपने बच्चों या अपने उनके जो अरमानों को निकटवर्ती गलत हैं, घोट देते हैं और कई बार ऐसे कई बार बच्चे देखने को इतने मिलता है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो आत्महत्या, खुदकुशी तक का कदम उठा लेते हैं। तो आपको अपनी औलाद अपने से हमेशा के लिए दूर होना मंजूर होता है कि वो कोई भी, क्योंकि टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। नहीं, अब जागरूकता बढ़ रही है, अब जितने खेल रहे हैं सारे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो खैर मेरी बहुत कम मुझे ऐसा शुक्र होता देखने को मिलता है। और उस वक्त एक फाइट मेरी अपने लिए, इसलिए अपने से ज्यादा अपने वहां की लड़कियों के लिए भी थी कि अगर मैं कुछ कर गई, मैं कुछ बन गई, तो शायद अपने यहाँ की कुछ लड़कियों के लिए मैं मिसाल बन पाऊं और उनकी हौसला अफजाई कर पाऊं कि नहीं, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हो। उनके लिए भी मुझे रास्ता खोलना था कि जो परेशानियां मैंने झेली है, मेरे जैसी परेशानी मेरे यहाँ की कोई लड़की ना झेले, उसे पढ़ने दिया जाए, उसे आगे बढ़ने दिया जाए, उसे समाज का हिस्सा बनने दिया जाए। क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर कोई औरत, कोई लड़की पढ़ लिखकर समाज का हिस्सा बनना चाहती है, कुछ बेहतर करना चाहती है, तो उसमें आपको आपत्ति क्यों होती है। अब तो निदा की आवाज ही पहचान है। अब गांव में किस तरह का होता है, अगर लड़कियों अब जिसकी आप तो बात सर, करते हैं। अब तो मैं क्या बताऊं आपको कि अब मैं जिसकी उस वक्त में थी भी, लेकिन सब लोग नकारते थे कि हमारी कुछ नहीं है ये, लेकिन अब जिनकी मैं कुछ नहीं भी हूं ना, अब मैं सबकी बहुत कुछ हूँ। यानी जब आप कामयाब होते हैं ना, तो सारे आपसे जुड़ने, आप एक मैग्नेट हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और सारे चिपकने चले आते हैं, जुड़ने चले आते हैं। लेकिन आज भी मेरी जो वो है जनरी है, वो आज भी ऐसी है कि कहीं भी कुछ भी होता है मुस्लिम्स को लेकर के, चाहे मैं ज़ारा वसीम की बात करूं, ज़ारा वसीम ने जब बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कहा, तो उनको भी लेकर के लोग मुझे टैग करते हैं। आज भी मेरे यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ज़ारा वसीम को लेकर टैग करते हैं और मुझे लिखते हैं कि निदा अहमद सीखो ज़ारा वसीम से, निदा अहमद तुम अल्लाह की राह में गलत कर रही हो, देखो ज़ारा वसीम को अल्लाह ने नसीहत दे दी और वो घर बैठ गई। तो भाई मेरा उन लोगों से आज भी यही सवाल है कि मैं ज़ारा वसीम से क्यों सीखूं, मैं बहीरा रहमान से क्यों ना सीखूं। बिल्कुल, ये सही बात क्यों है। ना सीखूं? और ज़ारा वसीम वो हाँ। इनसे क्यों ना सीखे, वो आपसे क्यों ना सीखे। ज़ारा वसीम की अपनी निजी जिंदगी है, उन्हें जो अच्छा लगा, और मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्या सही कर रही हूँ, इसका फैसला मेरा अल्लाह करेगा, मेरा ईमान करेगा, मेरा धर्म करेगा। आप लोग नहीं होते मुझे रोकने वाले, मुझे टोकने वाले। और दूसरी बात, एक चीज मुझे समझ में ये नहीं आती, मुझे ये लगता है कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन ये मुखर होकर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। बाकी लोग अगर सामने आते हैं तो शायद ऐसा ना हो। फैमिली पे पड़ता है, इन चीजों का असर आपके उन लोगों पे पड़ता है जिनको आप समझा बुझा कर आज यहाँ तक लेकर आए हो कि आपकी बेटी सही कर रही है, आपकी बहू सही कर रही है। लेकिन जब ये चीजें उठती है ना, तो फिर वो समाज वाला ख्याल, ये ख्याल कि अपनी कम्युनिटी के लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये चीजें आ जाती, फिर से आप उसी दौर से गुजरना शुरू हो जाते हो। तो मुझे, और दूसरी बात ये, ज़ारा वसीम हो या कोई भी हो, लोग अपने मतलब के लिए आते हैं, बॉलीवुड से पैसा कमाया, चल लिए। अगर आप अल्लाह की राह में गलत कर रही थी और आपको ये पैसा हराम का लग रहा था, तो मैडम ज़ारा वसीम, आपने क्या वो पैसा बॉलीवुड को वापस किया? नहीं किया ना, आप हराम का पैसा लेके बैठे हैं घर में। ये ऐसे सवाल हैं, ऐसे चुपते सवाल होते हैं जिनका जवाब देना ये मुनासिब नहीं समझते। और आप मुझे आज रोकने कई बार सोशल मीडिया पर इसके लिए तो बाकायदा किस तरह से चेंज चलते हैं, ये सबको मालूम है। चलिए छोड़िए, इसके बाद अगर लोग आना चाहिए यहाँ पर, तो किस तरीके से आपको लगता है कि वो आपको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंच सकती है? जो मैंने अपने दरवाजे, अपने यहाँ की नहीं, बाकी और मैं लड़कियों को लेकर थोड़ा बहुत ज्यादा वो रहती हूँ, क्योंकि मैंने इतना कुछ झेला है, तो मैं हर लड़की की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ कि इसको वो सब ना झेलना पड़े। आज भी मैं यहाँ खुले मंच पे कह रही हूँ कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, किसी भी लड़की को मेरे से कोई भी मदद चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, मैं उनको हमेशा गाइड करती हूँ। अब भले चाहे मेरी इस चीज को कई बार ये भी ले लिया जाता है कि मैं भड़का रही हूँ, नहीं भड़का नहीं, ये जागरूक कर रही है, नहीं, ये यहाँ साफ कर दे। जागरूकता समझ में नहीं आती, नहीं आती उनको। नहीं, समय के साथ खैर, अगर, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आपके जैसे ऐसे लोग ज्यादा हैं, और जो ऑर्थोडॉक्स हैं, जो रोकते हैं, जो कट्टरवादी हैं, वो बहुत कम है, लेकिन मुखर होकर अपनी बात कहते हुए सबको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपका सफर आगे रहा, अब उसको किस तरीके से लोग अगर आना चाहें तो किस तरीके से वो फॉलो कर सकते हैं? क्योंकि दूसरा बेटा भी हो गया, अब उसके बाद आपके सामने और भी जिम्मेदारियां आ गई थी। सबसे बड़ा मंत्र जो है जीवन का, वो यही है कि हार नहीं माननी है और अपने हक की आवाज को हमेशा उठाते रहना है, और किसी से भी डरना नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आपका क्या सही है, क्या गलत है, ये आपके कर्म खुद डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, वेरी नाइस। अब चलते चलते वक्त हो रहा है, डांसिंग के आपने यहाँ पे चर्चा की थी, जिक्र किया था, हॉर्स राइडिंग वगैरह भी सुनने में मुझे आया है, और साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग से जुड़ा एक बहुत अच्छा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। मुझे शुरू से शौक था, घोड़ा देखती थी मैं फोटोज में, तस्वीरों में, तो मेरा मन करता था मैं इसको चलाऊं, लेकिन वहां ऐसी कोई चीजें थी नहीं कि मैं घोड़ा चला पाऊं।
इसके बाद में स्कूल्स में जो कॉलेज में फंक्शन वगैरह होते हैं, जैसे मेला वगैरह लगता है, तो उसमें एक बार एक घोड़ा आ गया। अब शौक था कि करना है कैसे भी करके, बिना पूछे मैं उस पर बैठ गई। अब जो उस पर बैठ के मैं चली, घोड़ा बिदक गया और पूरा मेला लगा हुआ वहां, तो मैं पीछे पीछे घोड़े के साथ और सारी पब्लिक आगे आगे रास्ता साफ करती हुई, क्योंकि मुझे चलाना आता नहीं था लेकिन जुनून था कि चलाना है और हॉर्स राइडिंग करनी है, इस पर बैठना है, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। पूरी पब्लिक आगे आगे हट जाओ हट जाओ हट जाओ, घोड़ा वो एक बहुत दिलचस्प किस्सा रहा था जिसे आज भी मेरे यहाँ के लोग याद करते हैं। चलिए, तो इस तरह के किस्से जो है वो लगातार आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि हम न्यूज इंडिया के लोग अभी सभी लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। और निदा, ये तो पूरे देश की आवाज है, न्यूज इंडिया की आवाज बन चुकी है, और जो भी खबर, जो भी सच्चाई सामने आएगी वो आप तक ये पहुंचाती रहेंगे। हम सभी मिलकर तमाम ऐसी खबरें जिनसे आपका सरोकार है आप तक पहुंचाते रहेंगे, और सब जो हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, ये सीरीज दर सीरीज हम इसी तरह लाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।